वीडियोस का क्या स्टेटस है? उसामा भाई तक पहुंची हुई है। अभी हमें फिर कल पता लग जाएगा कि कॉलेज का क्या वो प्लान है, लेकिन सुना यही है कि वो बंद नहीं कर रहे। अच्छी बात है, तो बस फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम फिजिकली चलते रहेंगे। और ये बैकअप जो है वो मैनेजमेंट के हवाले कर देंगे, उनसे कह देंगे कि आप इसको कैंपस इनसाइड पे चढ़ाना चाहें ना चढ़ाना चाहें आपकी मर्जी। तो हम एक एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं करना चाह रहे, चीज़ें सेव करते जा रहे हैं, बैकअप बनाते जा रहे हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा कैंपस इनसाइड पे चढ़ना शुरू हो गई ना तो फिर बच्चे गायब होना शुरू हो गए। तो हो सकता है सेशन एंड पे जितनी हो गई हमारे से वो हम अवेलेबल कर दें, लेकिन इसमें भी डाउट। हाँ, हम ऐसा कोई वादा नहीं करना चाह रहे जिससे आप लोगों को फौरन से हिंट मिले कि अच्छा छुट्टियां शुरू हैं। जी, डायरेक्टर्स आप लोगों ने देख के आना था। यस, कंप्लीट डायरेक्टर्स में मुझे बताइए क्या सवाल हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या चीज है जो तंग कर रही है। कंप्लीट डायरेक्टर्स में सवाल, परेशानी, कंफ्यूजन, उलझने, टेंशने वगैरह वगैरह। जी सर, ये था कि डायरेक्टर जो अभी इलेक्ट होना चाह रहे हैं, जिन्होंने 14 दिन पहले वो देनी है इंटेंशन। जी, 14 दिन पहले इंटेंशन अपनी बता। तो कंपनी ने इलेक्शन होने के बाद, उनके इलेक्ट होने के बाद 15 दिन में वही इंटेंशन देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात ये है कि देखिए, उन्होंने तो कहा हम इलेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो इलेक्ट नहीं हुए सारे। तो जब वो इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद कंपनी पर उनकी जी नहीं, मैं तो जस्ट ऐसी मैं वीडियोस के हवाले से ही पूछ रहा था कि वीडियोस हमारे पास साथ साथ महफूज हो गए हैं। वाली तो है, आज वाली जैसे खत्म हो गई, आज वाली भी आ जाएगी। ठीक है, वो हम लोग को 400 में जा रही है, कंप्रेस होके 400 MB तक जा रही है। ठीक है, सही, हम बैकअप बनाते रहते हैं। ठीक है, बैकअप बन रहा है, लेकिन वादा करने का मतलब ये है कि आप फिर गायब हो गए। जी, तो इंटेंशन शुरू में उन्होंने बताई, सबने बताई, 27 लोग अप्लाई कर रहे थे, सबने बताई, सिलेक्ट हुए 11। तो हम 11 को जब बताएंगे रजिस्ट्रार को कि हमने इन 11 को अपॉइंट किया, तो रजिस्ट्रार कहता है कि डायरेक्टर वो हो जिसने कंसेंट भी दी थी हो, तो फिर हम उसकी कंसेंट भी देंगे कि देखिए जी इसने खुद कहा था मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। जो उन्होंने पहले इंटेंशन दी हुई होगी एग्जैक्टली वही वाली इंटेंशन जमा करा देंगे। जी, डायरेक्टर्स कंप्लीट चैप्टर में कोई सवाल है, हमारी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर, हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर, और सबसे बड़ा भी बेचारा क्या है, 13 सफ़े मेरे ख्याल में, छोटू सी किताब के ऐसे यूं एक बालिश रख के इन किताब का सबक खत्म हो जाता है। इतने बड़े तगड़े बच्चे क्या बेचती है किताब आपने, 77 सफ़े में सारा सिलेबस। जी, डायरेक्टर से रिलेटेड कोई सवाल, आप लोग डायरेक्टर को तेजी से देख के आए, आप लोगों को बीच में भी मौका मिला, मिड टर्म के बाद आपके पास 3-4 दिन का मौका आपको मिला, आपने अच्छी तरह से देखा, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। अगर डायरेक्टर बाद में इंटरेस्टेड हो, अगर डायरेक्टर बाद में इंटरेस्टेड हो तो जिस दिन इंटरेस्टेड हुआ है उससे वेरी नेक्स्ट जो भी मीटिंग आएगी उसमें बता दें सर। तो उसको फर्स्ट मीटिंग तो नहीं कहना चाहिए, वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द डेट ही बिकम इंटरेस्टेड। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी की पहली मीटिंग है, इसके इंटरेस्टेड होने के बाद की वेरी फर्स्ट मीटिंग है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द डेट जब वो इंटरेस्टेड हुआ। और सर अगर वो फर्स्ट डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो गया, अगर वो उसी वक्त इंटरेस्टेड था तो उसको उसी दिन, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा है उसी दिन बताना चाहिए। तो सर उसको भी फर्स्ट मीटिंग कहते हैं, इसको भी फर्स्ट मीटिंग कहते हैं। देखिए, आपने आसान अल्फाज में आपने तुरंत बताना है अपने इंटरेस्ट। तुरंत किसे कहते हैं? फौरी। आपका एक इंटरेस्ट है, अब आप सोच रहे हैं मेरा इंटरेस्ट है, सर ने कहा था फौरन बताना है। अब ऐसा थोड़ी कि फोन करके बताना है, उनको किसी जगह बताना है। किस जगह बताना है? मीटिंग में। तो अब आप इंतजार कर रहे हैं मीटिंग की, पहली मीटिंग जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट पहली दफा सामने रखा जाएगा वो भी अभी नहीं है, तो आप उसी पहली मीटिंग में जिसमें पहली दफा वो कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा जाएगा आप उसमें बता देंगे। ये था पहला केस कि आप पहले से इंटरेस्टेड हैं। दूसरा केस, एक कॉन्ट्रैक्ट आया, अप्रूव हुआ, सारा कुछ है, कंपनी के साथ हमने डील करना शुरू कर दिया, 2 दिन पहले आपके भाई ने वो कंपनी खरीदी, अब आपका इंटरेस्ट अब आज आ गया है, आपने दोबारा सोचा, सबने क्या कहा था? सबने कहा था तुरंत बता देना है, फौरी। अब फौरी का क्या मतलब है? फोन करके नहीं, मीटिंग में। कौन सी मीटिंग? जो भी वेरी फर्स्ट मीटिंग आ जाए। तो सिंपल रूल ये है कि जिस वक्त भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उसी वक्त जो भी मीटिंग हो रही है या जो भी फौरन से होने वाली है उसमें बता दें।
सर इसमें एक इंडेमनीफाई फॉर लॉस था। जी बिल्कुल, वो सर काफी मुश्किल पॉइंट भी था। मुश्किल पॉइंट था, टेक्निकल लैंग्वेज है, उसको थोड़ा सा क्रैम कर लें। मैं बताता हूँ, आई के अपने कम से कम 5-6 दफा पूछा हुआ है, पिछली कोई समझे 20 अटेम्प्ट्स में उसने 5-6 दफा पूछा हुआ है। 2 एक्सेप्शन में से एक तो बहुत आसान थी, जी सर। फकीर प्राइवेट कंपनी, वो जो शदीद से भी ज्यादा आगे की प्राइवेट थी, जिसकी होल्डिंग सब्सिडी दोनों होती प्राइवेट। फिर इंडेमनिटी वाला पॉइंट में कहानी को आसान अल्फाज में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। कहानी ये है कि डायरेक्टर बना कंपनी का श्योरिटी, डायरेक्टर बना कंपनी का श्योरिटी, इस वजह से डायरेक्टर को वो नुकसान पे करना पड़ेगा। डायरेक्टर को कंपनी की गारंटी देने की वजह से कोई नुकसान पे करना पड़ गया, कंपनी ने वो नुकसान इसको वापस से भरा, ठीक है। वो लॉस जो डायरेक्टर को कंपनी की वजह से हुआ, कंपनी ने उस लॉस को पूरा करने का जो वादा डायरेक्टर से किया है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है बट स्टिल वो वोट कर सकता है। इनका मतलब इसकी लैंग्वेज पढ़ के सुना दें ताकि सबको भी जरा मुश्किल लैंग्वेज भी समझ आ जाए। लैंग्वेज मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। मार्कर्स बिल्कुल भी नहीं है। खैर वैसे मार्कर आजकल इस क्लास में मार्कर से कैसे लिखूंगे, तो मैं सोचा ये यानी कि बिल्कुल ही ऑनलाइन करना चाहते हैं जी। जरा एक दफा लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर में सेक्शन 181 के आसपास लिखा हुआ होगा कहीं, पेज 36। जो भाई जिस पॉइंट पे परेशान थे उनको छोड़ के बाकी सब पहुंच गए। सर मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं शाबाश, मुझे फकर है, दिखाएं। मैं लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ जी, कौन से पेज पे पहुंचे थे आप लोग? यहाँ पे। यस। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, आप डायरेक्टर में तो नहीं ढूंढ रहे इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर? मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे नहीं, सवाल मेरा आपने नहीं सुना। क्या आप डायरेक्टर के चैप्टर में ढूंढ रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर? जी जी सर। चैप्टर नंबर 6 में जाके आपको शायद मिल जाए। चैप्टर 6 का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नहीं, फिर वो होगा चैप्टर 10। एक तो चैप्टर के नाम भी, चैप्टर 10 का नाम देखिए, एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। ये वाले भाई में वो टॉपिक मौजूद है, आप इसे वाले चैप्टर में ढूंढ रहे हैं। ले जी, पेज 89 पे एक्सेप्शन में। अब एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट सुने जो मैंने भी आपको बताया। इफ डायरेक्टर हैज एक्टेड एज श्योरिटी ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर ने कंपनी के श्योरिटी के तौर पे काम किया, डन। एंड द रेजोल्यूशन रिलेट्स टू इंडेमनिफिकेशन और इंश्योरेंस कवरेज ऑफ दैट डायरेक्टर, और रेजोल्यूशन उस डायरेक्टर की इंश्योरेंस या इंडेमनिटी को कवर कर रही है। क्यों? कौन सी? अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय हिम फॉर बिकमिंग श्योरिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी का श्योरिटी बनने की वजह से उसको जो लॉस हो रहा है उससे बचाने के लिए कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। और अगेन कंपनी सिर्फ उसी चीज को ही ओके करेगी जो प्रॉपर बोर्ड की मीटिंग में तय हुआ होगा। जी, डायरेक्टर के कंप्लीट चैप्टर में कोई बात जो परेशान कर रही है, हमारा सबसे बड़ा और सिलेबस के हिसाब से भी एक अहम चैप्टर तो बाहर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। सर प्रपोज डायरेक्टर प्रपोज डायरेक्टर यानी कि जिसको कहा जा रहा है कि आप आए, वो प्रपोज डायरेक्टर है। अब पता नहीं किस जुमले के कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं। सर मैंने लास्ट टाइम तैयारी करा था तो ये सबसे ठीक है, असल में प्रपोज डायरेक्टर का मतलब है जिसको प्रपोज किया जाए कि ये बंदा जो है वो आएगा और डायरेक्टर बनेगा कंपनी की तरफ से। अब ऐसे में नॉर्मली क्या होता है, जो नॉमिनी डायरेक्टर उसमें ये होता है कि कोई और अपना नॉमिनी भेज रहा है तो वो अपना एक बंदा प्रपोज करके हमें भेजता है कि ये वाले बंदे को उठा के आप डायरेक्टर बनेंगे। जी, डायरेक्टर के कंप्लीट चैप्टर में आपके सवाल जारी हैं। कोई सवाल? सर इंडिपेंडेंट भी 3 साल के लिए आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 3 साल के लिए आएगा क्योंकि वो इलेक्टेड डायरेक्टर की तरह ट्रीट होगा। और सर इसका जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके बारे में जी, असल में डायरेक्टर्स को कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने होते हैं लिस्टेड कंपनी में खास तौर पे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में इसका ट्रेनिंग है नहीं है, वो सारी चीजें भी उसी तरह से हैं। हो सकता है इसके पास इतना तजर्बा हो कि इसको ट्रेनिंग की जरूरत ही ना पड़े।
तो अगेन ये देखेंगे कि इसका तजर्बा बहुत ज्यादा है क्या। अगर बहुत ज्यादा तजर्बा है तो फिर ट्रेनिंग ट्रेनिंग से ये इसमें है। ट्रेनिंग कंपनी वाले देंगे? ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दूं, आईकेप भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आईकेप डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आईसीएमपी करता है, लम्स करता है और आईबीए करता है। करंटली ये 4 इदारे रजिस्टर्ड। जी, डायरेक्टर का चैप्टर, डायरेक्टर में कोई सवाल किसी किस्म की कोई परेशानी। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं, पैसे के अलावा कोई गुड्स वगैरह। डायरेक्टर ने कहा मेरा प्लॉट ले लें, मुझे शेयर्स दे। डायरेक्टर ने कहा मेरी गाड़ी ले लें, मुझे इस तरह से कर दें, ये वाली चीज मेरे साथ कर लें। तो जब भी आपने, या डायरेक्टर ने कहा कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने कहा जी मैं आपके इदारे में पढ़ाता रहूं और उन सर्विसेज के पैसे मुझे ना दें, उनके अगेंस्ट मुझे कंपनी के इतने शेयर दे दें या कंपनी की वो वाली गाड़ी दे दें। तो जब सर्विस के बदले सर्विस या गुड्स या इस तरह से जब पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो ऐसे में ये फिर मेंबर्स के अप्रूवल जरूरी है और फिर देखेंगे कि उस चीज की असल वर्थ वाकई उतनी है या नहीं। सर अगर होल्डिंग की सब्सिडरी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करनी है? जी, अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी के साथ नॉन कैश कर रहा है तो भी उसी रूल में आएगा, क्योंकि आप अपनी कंपनी या अपनी सब्सिडरी से डील करेंगे, एक ही बात है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या मुराद है? ऑफिस का मतलब होता है पोजीशन, प्रॉफिट का मतलब होता है बेनिफिट। तो डायरेक्टर कंपनी में एक पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे? अच्छा, नॉन नहीं, ये कैश ट्रांजैक्शन, पैसे मिल रहे हैं ना आपको इजाफी कुछ किसी काम के पैसे, ठीक है। चलिए अब जब जिक्र हुआ है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हमने कहा कि एक ऐसी पोजीशन जो कंपनी में डायरेक्टर को डायरेक्टर के अलावा कोई बेनिफिट दे दे। तो कंपनी में वो अकाउंट्स के अंदर इंचार्ज लग जाए, कंपनी में कोई एक्स्ट्रा सैलरी लेना शुरू कर दे, कंपनी के साथ कोई और बिजनेस करना शुरू कर दे, तो ऐसे में हम कहेंगे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने एज्यूम किया। अब हफीज सेंटर है, हफीज सेंटर कोई कंपनी चला रही हो और उसमें एक डायरेक्टर अपनी वहां इजी लोड की दुकान डाल के बैठ जाए या अपनी वो केसिंग चेंज करने की दुकान डाल के बैठ जाए, डायरेक्टर उसको किसने मना करना है? लेकिन इस वक्त उसने जो पोजीशन एक्सेप्ट की है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, एक ऐसी पोजीशन जिसमें उसने अपने डायरेक्टर होने का फायदा उठाते हुए कंपनी से अदर देन डायरेक्टरशिप के बेनिफिट कुछ और बेनिफिट लेने की कोशिश की। जी, डायरेक्टर का कंप्लीट चैप्टर और उसमें कोई सवाल? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में क्या कंफ्यूजन है? इलेक्टेड डायरेक्टर। इलेक्टेड डायरेक्टर को हम निकालना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस समझना है। निकालना है तो रेजोल्यूशन पास होगी, मेंबर देकर रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन का नाम क्या है? रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल। इसका मतलब है मेंबर्स चाहते हैं डायरेक्टर को निकाल दें। कुछ लोग रेजोल्यूशन की फेवर में वोट करेंगे, यानी वो चाहते हैं डायरेक्टर निकल जाए। कुछ लोग रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करेंगे, वो चाहते हैं डायरेक्टर बच जाए। पहली दफा लॉ में ऐसा होगा कि हम ये नहीं देखेंगे कि कितनों ने ओके किया है, हम ये देखेंगे कितनों ने ओके नहीं किया। अब कितने लोग इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दें तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। उन्होंने कहा वो एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है। कितना स्टैंडर्ड है? इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में स्टैंडर्ड है पिछली मीटिंग में सबसे कम वोट लेने वाला डायरेक्टर। अगर आज ये शख्स उतने वोट हासिल कर ले जितना पिछली मीटिंग में, पिछले इलेक्शन में सबसे कम वोट लेके आया था बंदा, तो ये बच जाएगा, इसको नहीं निकाला जाएगा। और दूसरे केस में याद है, अगर वो कैजुअल वैकेंसी हो या तो फिर एवरेज वोट की बात करते हैं। जी, डायरेक्टर्स के चैप्टर में कोई सवाल? सर ये जो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होती है, जी जी, उसमें अगर पेड अप कैपिटल दिया हो तो फिर हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे? जी बिल्कुल, अगर पेड अप कैपिटल दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ तो आप पेड अप कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। मिड टर्म का सवाल था, मिड टर्म में हमने शेयर कैपिटल दिया हुआ था, जी जी ऐसे तो आपने शेयर कैपिटल को 7 बंदों पे डिवाइड करना था, या ये 8वां आ रहा है तो हमने क्या किया, हमने 7 पे भी डिवाइड करके देखा, 8 पे भी डिवाइड करके देखा, दोनों सूरतों में 15% से नीचे था और ये भाई साहब 15% लेके आ रहे थे, तो हमने कह दिया इसके पास इतनी शेयर होल्डिंग है कि आराम से इलेक्शन लड़के जीत सकता है। तो अगर शेयर कैपिटल दिया हुआ हो तो शेयर कैपिटल को आप यूज करते हैं। जी, डायरेक्टर कंप्लीट चैप्टर, कोई सवाल? जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट टर्म, उसके आगे लिखा हुआ है ऑफ द टाइम बीइंग, इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है जिस वक्त का जिक्र हो रहा है उस वक्त। जब आप डिवाइड करते हैं ना, आप कहते हैं डायरेक्टर को निकालना है, तो एक काम करते हैं ऊपर वोट रख लेंगे और नीचे नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, इस वक्त जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उस वक्त, और ऊपर जो फार्मूला है वो फॉर द टर्म वाला था जो पिछली दफा फार्मूला लगा था, पिछले इलेक्शन में जो नहीं था मल्टीप्लाई करके हमने फार्मूला लगाया था, तो ऊपर आएंगे उस वक्त के फार्मूले से निकले हुए टोटल वोट डिवाइडेड बाय आज टोटल कितने डायरेक्टर। जी, डायरेक्टर के चैप्टर में कोई सवाल? हमने तय किया था आज हम अच्छी तरह से सवाल जवाब देखेंगे।
वो इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में वो चीज सर्कमस्टेंसेस जिसमें डायरेक्टर एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो सारे आपने लेक्चर लगता है बिल्कुल भी नहीं लिया, वो वाला लेक्चर नहीं लिया ना, तो ये इस वजह से, और वो तो रिपीट भी नहीं होगा। नहीं सर, वो छोटे जो 5 पॉइंट्स हैं ये सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इंडिपेंडेंट। हाँ देखिए, हम कह ही रहे हैं कि कंपनी में एक शख्स अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आता है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कंपनी से कोई कनेक्शन ना हो। कैसा कनेक्शन? पिछले 3 साल में ना वो कंपनी का कोई एम्प्लॉई या इस तरह का कोई बंदा रहा हो जो कंपनी से सैलरियां वगैरह लेता रहा हो, ना कोई उसकी मटेरियल ट्रांजैक्शन हो कंपनी के साथ, कोई बड़ी सी ट्रांजैक्शन जिसमें ना वो हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा इन रहा हो। यानी कि अगर वो पिछली दफा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ये चलेगा, लेकिन अगर वो पिछली दफा किसी भी मामले में हमारे साथ इन्वॉल्व था और उसमें उन्होंने मामलों की एक लिस्ट दे दी और फिर पब्लिक सेक्टर के लिए 2 साल और बाकी जगह 3-3 साल की उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है, तो हम ये कहते हैं कि अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी हो गई तो इसका मतलब वो शख्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए उसको इन सारे पॉइंट से पाक होना चाहिए, उसका पिछले 2 साल या 3 साल में वो रिलेशन नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे दिया है। इवन कंपनी से कोई रेमुनरेशन भी ना लियो पिछले 3 साल में, सिवाय वो जो नॉर्मल उसकी जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की फी है, वो रिटायरमेंट अगर बेनिफिट आ रहे हैं तो वो चलेगा जी। मेंबर तो होगा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मेंबर होना शर्त है, क्योंकि जहां हमने लिखा था ना कौन कौन मेंबर ना हो तो भी डायरेक्टर बन सकता है, उसमें इसका जिक्र नहीं था। और नंबर 2, इसको आपने इलेक्शन लड़वाने के लिए इसको मेंबर बनाना पड़ता है। बिल्कुल न्यू मेंबर होगा, मेंबर होगा लेकिन 10% से बड़ा मेंबर नहीं होगा। 10% से ज्यादा शेयर्स रखना इस पे मना है, याद है लिस्ट में देखें तो 10% से ज्यादा शेयर्स होंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा जी। सर वो जो क्वेश्चन था शेयर कैपिटल वाला, जी जी, मतलब उसमें 7 से डिवाइड करें तो आंसर 15 से कम है तो ठीक है, अगर 15 से ऊपर आ जाए 8 पे कर दे तो फिर हम क्या जी बिल्कुल। असल में हमने कल देखा था कि दोनों सूत्रों में जवाब कम आया था। कल फिर मैंने आपको बताया था कि 7 आए 8 आए, 2 अलग अलग जवाब आए, तो आपने क्या करना है, वो जवाब जो आपको ज्यादा मजा दे रहा है जिसमें आप ज्यादा लिख सकते हैं वो लिखें, बिल्कुल एंड पे जाके बता दें कि एक अल्टरनेट कैलकुलेशन यूं भी हो सकती है। जब न्यू डायरेक्टर आएगा तो वो जो 7 नंबर पे होगा वो निकल जाएगा या 8 डायरेक्टर नहीं, असल में जब न्यू आएगा तो बेसिकली 8वीं पोजीशन के लिए लड़ रहा है, तो फिर असूलन ये काउंट 8 ही होंगे जी। डायरेक्टर्स में कोई सवाल? पावर ऑफ डायरेक्टर्स में ये पॉइंट है, लिस्टेड कंपनी वो अगर वो चेंज करेगी तो वो अप्रूव करना होगा कि अल्टरनेट बिजनेस है तो फिर हाँ देखें, पावर डायरेक्टर्स में लिखा था कि अगर लिस्टेड कंपनी फैसला करती है कि हम अपनी सब्सिडी बेच देते हैं या एक बड़ा पोर्शन बेच देते हैं, और इतना बड़ा पोर्शन बेच दें जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न आउट हो जाए। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कंपनी जिंदा ही ना रहे, यानी आप कहेंगे यार अगर वही बेच दिया तो पीछे बचा क्या। तो अगर कंपनी इतना बड़ा डिसीजन ले रही है तो पहले उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर एक अल्टरनेट बिजनेस प्लान देना पड़ेगा, भाई हम वो वाला काम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास जेब में ये एक ऑप्शन मौजूद है। तो जब तक आप ये अल्टरनेट बिजनेस प्लान नहीं देंगे तब तक मेंबर अप्रूव नहीं करेंगे। सर ये ऊपर कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है 25% और मोर एसेट्स, जी, इसमें ये क्लैश बताना चाह रहे हैं ना, यानी कि जब वो कहना चाह रहे हैं ना कि एक बड़ा बिजनेस आप बेच रहे हो, अब बड़ा किसे कहते हैं, साइज में बड़ा, तो वो बड़े बिजनेस से मुराद है कि उन्होंने कहा कि जो उस सेक्टर के एसेट्स का 25% से ज्यादा जिसमें हो। अगर एक कंपनी का बैंकिंग का काम है और उसकी कोई एक ब्रांच एसेट वाइज टोटल सारी ब्रांचेस के 30% पे है, तो हम कहेंगे वो एक बड़ी ब्रांच है। इस ब्रांच को बेचने का मतलब आपने सब्सटेंशियल हिस्सा बेचा बिजनेस का, तो वर्ड बड़े को उन्होंने क्वांटिफाई किया है मैथ रिलेटेड। डायरेक्टर्स और सर ये पॉइंट है डायरेक्टर्स शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, तो इसमें ये होगा कि दोनों की अप्रूवल होगी। हाँ, डायरेक्टर ये काम नहीं करेंगे मां सिवाय मेंबर्स की जनरल मीटिंग के अप्रूवल के। इसका मतलब है डायरेक्टर को ये काम करने के लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, तो डायरेक्टर भी हैं और मेंबर भी हैं, तो वो जो 2-3 चीजें दी हुई ना एंड पे, वो दोनों तीनों काम डायरेक्टर एंड मेंबर दोनों की रजामंदी से। और ये मेजॉरिटी कहेंगे या 75%? जी अगेन, जब भी लॉ खामोश हो डायरेक्टर्स के केस में तो हम मेजॉरिटी सोचेंगे, जब भी मेंबर्स के केस में लॉ खामोश हो तो हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सोचेंगे। जब लॉ खुद से जब तक एक स्पेशल रेजोल्यूशन या 3/4 के अल्फाज का जिक्र नहीं कर देता तब तक हमने जज्बाती नहीं होगा जी। जी डायरेक्टर्स, सवाल खत्म हो जाने का मतलब ये है कि आपको चैप्टर आ गया है। सर ये प्रोसीडिंग्स में है डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शैल मीट एट वंस इन क्वार्टर। जी, हर 3 महीने में एक दफा लाजमी मिला करेंगे।
पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए ये लाजमी है कि हर सेमाई में एक दफा तो मुलाकात जरूर, क्वार्टर तो इशू है या नहीं है, मीटिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक पब्लिक कंपनी है तो ये हो ही नहीं सकता कि 3 महीने तक इशू ही कोई ना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मिनिमम साल में 4 मीटिंग्स करनी है आपने। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा साल में 4 मीटिंग्स लाजमी है जी। डायरेक्टर का चैप्टर, कोई सवाल आप लोग पलट के भी देख रहे हैं, कोई अंदर से नया सवाल निकल आए। चैप्टर बड़ा है, कुछ चीजें मुश्किल है, सारी मुश्किल नहीं है, बस है ये बड़ा। अगर ये ज्यादा जरूरी ना होता तो शायद आप इसको छोड़ने के बारे में सोचते होते, लेकिन अगर कहीं से भी ऐसा ख्याल आए तो जहन में रखना है ये काफी जरूरी है, अनफॉर्चुनेटली काफी जरूरी है। आप हर चैप्टर के एंड पे पास पेपर के सवाल तो देखते होंगे एमई, तो जब आप इसके एंड पे आते हैं तो समझ आता है कि अच्छे खासे सवाल है। कितने सवाल है? 32 सवाल। और ये 32 पता है क्यों हुए? क्योंकि इसके 2-3 टॉपिक इधर उधर मूव हो गए। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर पहले यहाँ होता था, उसमें भी अच्छे खासे सवाल है, वो एक और जगह मूव हो गए। तो जो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर के सारे सवाल हैं वो भी पहले इस चैप्टर में आते थे, फिर ये अदर ऑफिसर्स भी पहले इसी चैप्टर में होता था। तो ये चैप्टर आईकेएफ को पसंद रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को अगर फेल करना है, कंपनी लॉ के पोर्शन में तंग करना है, तो ये एक चैप्टर है जहाँ वो लाजमी डंडी मार के आना होगा कि बड़ा चैप्टर। सर लास्ट टाइम में 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे ही, जिनमें से एक मैंने मिड में भी डाला, उस सवाल ही बड़ा अच्छा था जी। उस सवाल मैंने फाइनल में भी डाला, वो लोग भी तंग हुए थे। फाइनल का भी मॉक लिया था तो उसमें भी वो सवाल डाला जी। बताइए सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में उन्होंने ये लिखा है कि holds cross directorship or has significant links with other director through involvement in other companies or bodies not being association licensed under section 42। ठीक, देखें हमारी कंपनी में 4 डायरेक्टर्स हैं, इन 4 में से 2 किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर। ओके, एक बाहर का शख्स है जिसका इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी कंपनी जिसमें 4 डायरेक्टर हैं, वो बाहर का शख्स उस कंपनी में डायरेक्टर है जिसमें हमारी कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं। तो टेक्निकली वो बंदे की हमारे डायरेक्टर से थोड़ी सी दोस्ती तो होगी। अब अगर वो इस कंपनी में आए और कहे मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगना चाहता हूँ, आपकी कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो हम कहेंगे है ताल्लुक, तुम्हारा उस कंपनी में हमारे डायरेक्टर्स के साथ क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट है। तो अगर हमारे डायरेक्टर कहीं डायरेक्टर हो और वो बंदा भी वहां डायरेक्टर हो, तो उस लिंक की वजह से वो इस कंपनी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन जिस जगह वो भी डायरेक्टर हो, ये भी डायरेक्टर है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, फलाह बहबूद के लिए, तो वो एक ऐसा लिंक नहीं माना जाएगा कि हम कहेंगे तुमने जुल्म कर दिया। डायरेक्टर कंप्लीट चैप्टर, कोई सवाल नहीं। आज हमने प्री का सिलेबस खत्म करना है तो उससे पहले डायरेक्टर का मामला तो निपटाए ना। ऐसा ना हो कि आप कहें सर मिड टर्म बीच में आ गया था तो डायरेक्टर अजीब सा हो गया। डायरेक्टर पर हमने पूरा हफ्ता लगाया, आखिरी दिन के सवाल हमारे रहते थे और उसके ऊपर हम आज भी मौजूद हैं। सर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी मेंबर होना जरूरी है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए सिर्फ सेक्शन 181 में मेंबर होना जरूरी नहीं है, वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा उसके लिए मेंबर होना शर्त है। यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ ऐसे होंगे जो मेंबर होंगे, कुछ होंगे जो नहीं होंगे। कौन से जो मेंबर नहीं होंगे? क्रेडिटर का नुमाइंदा और किसी और इन्वेस्टर कंपनी का नुमाइंदा। इन 2 के लिए बगैर मेंबर बने डायरेक्टर बनने की इजाजत है। तो टेक्निकली यही 2 वो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है, क्योंकि सेक्शन ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को डिफाइन करते हुए क्या उसका कंपनी में वो ना हो, ओनरशिप ना हो। तो ऐसे सिर्फ वो 2 बंदे हैं। डन। चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर। सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव था। चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई और बाद में कहा कि आपने याद कर लेना है। पहला चीफ एग्जीक्यूटिव कहाँ से आता है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शुरू में बता देते हैं। तो जिस दिन कंपनी मार्ज वजूद में आती है वो भाई उसी दिन से चीफ एग्जीक्यूटिव लग जाते हैं। कब तक? ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान जब बन रहा था तो कायद-ए-आज़म ने अपनी स्टार्टिंग स्पीच में कहा था कि अब ये पाकिस्तान बन गया है और मैं लियाकत अली खान साहब को इसका पहला इस तरह से करके सजेस्ट करता हूँ। तो वो एक स्टार्टिंग के वक्त ही आप कह देते हैं यार स्टार्ट इस तरह से होगा, आगे जाके इलेक्शन कराएंगे। तो फर्स्ट एजीएम तक वो भाई साहब रहेंगे, फर्स्ट एजीएम पे हो जाएंगे रिटायर। फर्स्ट एजीएम के बाद कभी भी अगर चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट होना होगा तो कैसे होगा? डायरेक्टर्स करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा सिर्फ डायरेक्टर्स चूज करेंगे, हमेशा। और कब करेंगे? 40 डेज ऑफ इलेक्शन में करेंगे। अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई फिर क्या होगा? कैजुअल वैकेंसी विद इन 14 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ये सीट आप खाली नहीं रख सकते।
अहम सवाल, पिछला बंदा जब निकल जाएगा, चला जाएगा, रिजाइन कर जाएगा, तो क्या वो फौरन चला जाएगा या कुछ अर्से बैठे रहेगा? सर जब तक आप कर लिए हैं? बता देंगे। ठीक है, जब तक नया बंदा सीट नहीं संभाल लेता तब तक बैठा रहेगा, लेकिन दो सूरतों में नहीं बैठेगा। अगर हमने खुद ही उसे उठा के बाहर फेंका हो या वो नए आने वाले बंदे की राह में रोड़े अटका, इन दो सूरतों में उसका सीट पे बैठा रहना वाजिब नहीं है। अदरवाइज रूल ये है कि रिजाइन करने वाला बंदा भी कुछ अर्से चार्ज पे रहे, जब तक नया बंदा आके उसकी सीट नहीं संभाल लेता तब तक कंपनी किसी भी दिन बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के ना रहे। लेकिन अगर हमने खुद ही उठा के फेंक दिया उसे, या वो जान के तंग कर रहा है, फिर उसे निकाला जा सकता है। जी सर, डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब भेजने हैं रजिस्ट्रार को? रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन का भेजने हैं, इसके लिए सिर्फ आपको 1.5 हफ्ता इंतजार करना होगा। हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। असल में हमने पहले आगे के चैप्टर पढ़े ना, अब हम पीछे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सर, इसके भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के वो भेजने हैं ना, जब हमने फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव से जिस वक्त देखिए, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, जिस वक्त हम मेमोरेंडम और आर्टिकल नामी ये दो डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं ना, उसी वक्त एक कागज और भी जमा कराते हैं, फॉर्म कहलाते हैं कंपनी में ना, फॉर्म 27, 28, 29 इस तरह के फॉर्म होते हैं। आप उस वक्त एक फॉर्मेट में बताते हैं कि ये हजरात होंगे जो हमारे पहले डायरेक्टर, और ये भाई साहब हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव। जी, फर्स्ट सब्सीक्वेंट कैजुअल वैकेंसी समझ आ गया। इसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह किसकी अप्रूवल से होती है? गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया तो गवर्नमेंट तय करती है, अदरवाइज कंपनी के मेंबर्स मीटिंग में करते हैं और एज पर आर्टिकल होता है। और मैंने आपको बताया था वो कैसे प्रूव करते हैं, वो जो साल के एंड पे उनको अकाउंट्स मिलते हैं ना, जब अकाउंट्स को ओके कर देते हैं तो अकाउंट्स में उसकी सैलरी, बेनिफिट सब कुछ लिखा होता है, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालना है, डायरेक्टर्स की या तो 3/4 अक्सरियत से निकाल दें, इंक्लूडिंग दिस पर्सन। इसको मिला के जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उनका 3/4 कहेगा तो ये निकल जाएगा। एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने अगर अपॉइंट किया तो अगर 75% अगर गवर्नमेंट के पास 75% वोटिंग पावर है किसी कंपनी की तो गवर्नमेंट निकाल सकती है। और तीसरा मेंबर स्पेशल, 3 अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, मेंबर, डायरेक्टर, और तीनों जगह 75%। मेंबर में 75% को स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, डायरेक्टर में 3/4 मेजॉरिटी कह दी, और गवर्नमेंट के केस में हमने 75% वोटिंग पावर कह दी। तो तीन अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन तीनों का एक ही मतलब है, 75%। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव सेम बिजनेस कर सकता है ना? प्राइवेट कंपनी का कर सकता है, पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव सेम बिजनेस नहीं करेगा। अच्छा, अगर पहले से करता आ रहा हो फिर रास्ते में बता देगा, कंपनी वाले सोचने की करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? चीफ एग्जीक्यूटिव इज द डीन डायरेक्टर, और जितना भी हमने डायरेक्टर के चैप्टर में सारे रूल्स पढ़े हैं, अनलेस के लॉ ने खुद इसको हटा दिया हो कि तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो हमेशा वो सारे रूल चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई करेंगे, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी, निकाल देना, पावर, फलाना फलाना। जी भाई। सर, अगर रेस्ट्रिक्शन में इसकी स्पाउस कोई बिजनेस में इन्वॉल्व जी, तो भी उन्होंने मना कर दिया। डिस्क्लोज करे तो फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन। क्या चीज? अगर उसकी स्पाउस किसी बिजनेस में इन्वॉल्व सेम बिजनेस, हाँ, तो अगर वो डिस्क्लोज करे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जी बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप खुद या आपका स्पाउस अगर बिजनेस कर रहा है तो आपको चाहिए आप बता जरूर है। बताने के बाद क्या होगा? लॉस पे खामोश, बस ये कह दिया कि आपने बताना है। नहीं सर, अगर बताया तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बता दें तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, क्योंकि बताने का मकसद ये है कि आप एक दफा क्लियर करना चाह रहे हैं कि देखो ये वाला काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कल को तुम लोगों को मसला होना शुरू हो जाए, तो इसलिए उसे बताना जरूरी है। अगर ना बताए फिर नहीं बताएगा तो इसका मतलब उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, और कानून की खिलाफ वर्जी करने पे उसको सजाएं हो जाएगी। जी सर, डायरेक्टर्स के लिए 2-3 एक्सेप्शन थी, इसके लिए भी हैं कि मेंबर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये इसके लिए मेंबर ना होने की तो एक्सप्रेस एक्सेप्शन थी। चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम उन 4 में से तो चीफ एग्जीक्यूटिव नॉन मेंबर बन सकता है, एम्प्लॉय भी बन सकता है, बाहर का बंदा नहीं बन सकता। चीफ एग्जीक्यूटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, डीन टू डायरेक्टर लिखा हुआ है। जी जी, डायरेक्टर होगा नहीं? डायरेक्टर तस्वुर किया जाएगा, यानी एज अ डायरेक्टर आपने उसे अपॉइंट नहीं भी किया तो वो डायरेक्टर भी खुद ब खुद काउंट होगा। मिनिमम वो नंबर ऑफ डायरेक्टर, जब डायरेक्टर काउंट होगा तो डायरेक्टर के सारे रूल्स में काउंट होगा। जी सर, इसे फुल टाइम एम्प्लॉयड है? ये नॉर्मली फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर कहलाता है, क्योंकि ये फुल टाइम मौजूद होता है, अपना मैक्सिमम टाइम पे होता है। सर, डायरेक्टर में से डायरेक्टर भी अपने अंदर में से चीफ कर सकते हैं, बिल्कुल। चीफ एग्जीक्यूटिव 3 रूटों से आ सकता है, या डायरेक्टर्स आपस में से किसी को चूज कर सकते हैं, या किसी इंप्लॉय को अपग्रेड कर सकते हैं, या किसी दूसरी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव तोड़ लेते हैं कई दफा, उसको अपने पास ले आते हैं।
डन। Yes. चीफ एग्जीक्यूटिव समझ आ गया, पीछे छोटे छोटे ऑफिसर रह गए, छोटे इसलिए नहीं कि वो छोटे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं वो थोड़ी सी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर हम लोगों ने बातें की। चेयरमैन, जहन में रहे मैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ। चेयरमैन इज लाइक स्पीकर, जैसे कौमी असेंबली में एक स्पीकर का कॉन्सेप्ट होता है ना, अब कौमी असेंबली में एक प्राइम मिनिस्टर साहब भी होता है, एक स्पीकर साहब भी होते हैं, इनमें से बड़ा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है, असेंबली का हेड होता है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर बता रहा होता है कि अब आप बात करें, अब आप बात करें, अब ये रेजोल्यूशन पास हो गया, वो कौन बता रहा होता है? तो चेयरमैन मीटिंग का हेड है, ये लीडर होता है बोर्ड का, और बोर्ड वाले डिसीजन कब करते हैं? मीटिंग में इकट्ठे होकर। तो टेक्निकली मीटिंग का ये इंचार्ज है और कंपनी का इंचार्ज है चीफ एग्जीक्यूटिव। तो लिस्टेड कंपनी में हम ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल विद इन 14 डेज फ्रॉम इलेक्शन अपॉइंट अ चेयरमैन फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक एग्जीक्यूटिव है, चेयरमैन हम कह रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव से लेके आओ। नॉन एग्जीक्यूटिव वो हैं जो नौकरी वाले नहीं है, वो जो बस मीटिंग अटेंड करने आते हैं और चले जाते हैं। तो लिस्टेड कंपनी में एक चेयरमैन होना चाहिए, और जितने दिनों में चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना है उतने ही दिनों में, इसी वजह से वजीर आजम के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट वगैरह भी हो रही होती है। तो 14 दिनों के अंदर अंदर मिस्टर चेयरमैन अपॉइंट हो जाना चाहिए, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। नीचे एक किताबी सी बात लिखी है, ये लीडरशिप ऑफ द बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ये इंश्योर करेगा कि बोर्ड एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है अपनी जिम्मेदारियों की सही से अदायगी में। तो ये जुमला आपने पढ़ा और आप मुस्कुरा दिए। लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में किसी को अकाउंट्स का चैप्टर याद हो तो वहां पे ये बात हुई थी कि लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन की एक रिव्यू रिपोर्ट भी है। Yes, sir. तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंटेन अ रिव्यू रिपोर्ट बाय चेयरमैन ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड एंड इट्स इफेक्टिवनेस। तो टेक्निकली ये किताबी बात थी, ये बात आपको पहले से पता थी। अभी तक एक बात पता लगी है कि लिस्टेड कंपनी में देयर मस्ट बी ए चेयरमैन जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से होगा, और 14 दिनों के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। लॉ के अंदर ये छोटी छोटी बातें याद रखने वाली हैं। 14 दिन, नॉन एग्जीक्यूटिव में से लिस्टेड कंपनी, क्योंकि वो इसी पे खेलता है। इसका कंटेंट कम है लेकिन रट्टा बहुत ज्यादा है। चेयरमैन 3 साल के लिए आएगा अनलेस ही अर्लियर रिजाइन बिकम इनएलिजिबल डिस्क्वालिफाइड, तकरीबन वही चीफ एग्जीक्यूटिव वाला रूल, लेकिन ये 3 साल की बात हो रही है, वहां मैक्सिमम 3 साल की हमने बात की थी। अब एक प्रॉब्लम आएगा, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव आपस में लड़ना पड़े कि ये मेरा इख्तियार है या मेरा इख्तियार है। बोर्ड को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये काम चीफ एग्जीक्यूटिव का है और ये काम चेयरमैन का है। यहां से एक सवाल जहन में फौरन से उभरता है कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन सेम बंदा हो सकता है? इसका जवाब नीचे की इटैलिक लाइन में डिफाइंड है। SECP में स्पेसिफाई क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर व्हिच द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। इस जुमले का एक बज़ाहिरन तर्जुमा और एक थोड़ा सा घुमा हुआ तर्जुमा है। बज़ाहिरन तर्जुमा यह है कि SECP वो कंपनियां बता देगी यहाँ चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम लोग नहीं होंगे। ये जुमले का दूसरा इनडायरेक्ट मतलब क्या है? कि सेम हो सकते हैं, जहां नहीं होने वहां बताते हैं। को कॉमन रूल क्या है? एक ही बंदा चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, लेकिन SECP बताएगा कि कौन सी कंपनियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ किताब ने खामखा जरूर किया है। जब वो चेयरमैन पढ़ाई सिर्फ लिस्टेड कंपनी का रहे हैं, और मैं आपको बताऊं लिस्टेड कंपनी में SECP ने कह दिया कि दोनों सेम बंदे नहीं होंगे, तो नहीं ये जुमला नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में उन्होंने कह दिया है कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम ना हो। तो जहां SECP कहते हैं सेम नहीं होंगे वहां सेम नहीं होंगे। नॉर्मल रूल ये है कि सेम हो सकते हैं। डन। चेयरमैन के बारे में हमने जितना पढ़ा उसको कोई परेशानी। सर ये चेयरमैन BOD का जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की बात हो रही है, और यही वही भाई साहब हैं जो मेंबर्स की मीटिंग को भी चेयर करेंगे, और ये 15 मिनट तक मौजूद ना हुए तो फिर वो अगली पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। डन। सर इसकी ड्यूटीज और रोल कौन असाइन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही कहीं ये आर्टिकल्स में लिखे थे ना सर? आर्टिकल्स ने थोड़ा गाइड किया होता है, लेकिन बोर्ड एक दफा डिफाइन कर देता है आपस में कि चीफ एग्जीक्यूटिव की ये जिम्मेदारी है और चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मजाक है, आपस में खुद ही इकट्ठे होते हैं, खुद ही एक दूसरे की पावर शावर डिफाइन करते हैं, खुद ही। जहां ज्यादा ओवर होने लगे लॉ बीच में आ जाता है 1 मिनट। याद है तो था कि वो अगर लोन ले लिया बगैर इजाजत के या इस तरह से, तो फिर वो बीच में आ गए थे कि यार अब इतनी भी लूट नहीं चाहिए, और एक डायरेक्टर लोन ले ले तो वो दूसरा डायरेक्टर माफ नहीं कर सकता, मेंबर से पूछना पड़ेगा। डन। सर ये डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे मेंबर्स? कैसे? चेयरमैन को डायरेक्टर्स करेंगे। बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शेल
सब कुछ वैसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव जैसा। तो मेंबर्स इसे अपॉइंट नहीं कर रहे थे, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं। और ये डायरेक्टर्स की मीटिंग का चेयरमैन है, और यही बंदा मेंबर्स की मीटिंग में भी बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होता है। डायरेक्टर हो सकते हैं जी, डायरेक्टर हो सकते हैं। ये डायरेक्टर में से ही है, चेयरमैन डायरेक्टर्स में से ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये उस काबीना का हिस्सा है जिसमें से इसने सिलेक्ट होगा। अपॉइंट अ चेयरमैन फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स में से ही चूज करना है आपने से, लेकिन सारे डायरेक्टर्स में से नहीं चूज कर सकते। नॉन एग्जीक्यूटिव वो जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं, फुल टाइम वाले। डन। शेयर रजिस्ट्रार, आईकेएम को अचानक से जो चढ़ा, उसने कहा हम आपको एक बड़ी डिटेल से बात बताते हैं। उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी है, वो एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार रखेगा। इसके बारे में जुमला है कि इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार की वो क्वालिफिकेशन होंगी और वो जिम्मेदारी होंगी जो बता दी जाएगी। तो लिस्टेड कंपनी इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार को रखेगी, वो कंपनी के शेयर्स और अदर ऑब्लिगेशन के ट्रांसफर वगैरह को हैंडल करेगा। लिस्टेड कंपनी में क्या होता है कि सैकड़ों नहीं हजारों लोग होते हैं, हर वक्त लोगों की एप्लीकेशंस आ रही हैं जा रही हैं। तो लिस्टेड कंपनियों को उन्होंने कहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट किसी बाहर के इदारे को हायर करें, उनको आप अपना रजिस्टर फॉरवर्ड कर दें, आपके मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन आउटसाइड द कंपनी होगा, कंपनी नहीं रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। तो ये जो अक्सर हमारी ऑडिट फर्म्स हैं, इन्होंने अपनी कुछ कंपनियां रजिस्टर कराई हुई होती हैं, जैसे फर्गूसन की फेमको एसोसिएट, केपीएमजी की केपीएमजी एसोसिएट, ये कंपनियां रजिस्टर होती हैं एज अ शेयर रजिस्ट्रार। और अक्सर लिस्टेड कंपनियां अपनी शेयर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनके हवाले कर देते हैं, इनको सालाना फीस देते हैं, और फिर अगर एक मेंबर ने अपना शेयर ट्रांसफर करना है या कोई भी एप्लीकेशन देनी है तो वो कंपनी को नहीं देंगे, उसको देंगे जो आपका शेयर रजिस्ट्रार है। तो शेयर रजिस्ट्रार के बारे में मेंबर्स को बताना जरूरी होता है कि हमारी कंपनी का कौन शेयर रजिस्ट्रार है। तो कंपनी अपने हर नोटिस में इस बंदे का जिक्र करती है। नेम ऑफ शेयर रजिस्ट्रार इज आल्सो मेंशन्ड इन notice of meeting. All application for transfer of shares are directed to share registrar instead of company. ये कौन होगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, as may be specified. इसकी क्वालिफिकेशन में से क्वालिफिकेशन है एक सीए जिसने कंपनी रजिस्टर कराई हुई हो, कुछ और लीगल एडवाइजर्स भी इसमें शामिल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रूल्स हमारे सिलेबस से दूर दूर तक ताल्लुक है। सर इंडिपेंडेंट के लिए वही, इसके लिए भी रूल्स होंगे जी। अब इंडिपेंडेंट से मुराद इसका कंपनी से ताल्लुक ना हो, कैसा ताल्लुक ना हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की शर्तें तो हमने लॉ ने बताई, इसकी शर्तें वही कानून बताएगा जो इसकी क्वालिफिकेशन बताएगा, और वो हमारे सिलेबस में। अगर शौक से पढ़ना चाहें तो बैलेटर्स एंड शेयर ट्रांसफर शेयर रजिस्ट्रार रेगुलेशन 2015 में आई थी, उसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन और सारी चीजें बताई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं और नाइकेट की नजर पड़ी है। कंपनी सेक्रेटरी, पब्लिक कंपनियों की खूबसूरत सी डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल, नाम क्या? An individual appointed to perform secretarial and other duties customarily performed by a company secretary and declared as such having such qualification and experience as may be specified. ऐसी डेफिनेशन क्यों डालते हैं सिलेबस में? अजीर या शायद चलो बच्चों को थोड़ा सा हौसला हो जाए। तो कंपनी एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी जो सेक्रेटेरियल और वो काम जो सेक्रेटरी करते हैं वो कर सकते हैं। क्या काम करते थे? यानी इन्होंने कहा कि वो काम, मतलब ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि एक हर कॉलेज के पास एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो टीचर हो और वो जो कुछ करता हो वो ऐसा हो जैसा टीचर होता है। आप देखिए ना, सेक्रेटरी है ऐसा इंडिविजुअल जो सेक्रेटरी वाले काम कर सके और वो काम जो नॉर्मली सेक्रेटरी करते हैं वो भी कर सके। अब पता नहीं आपके ज़हन में कुछ उल्टी सीधी बात ना आ रही हो कि ये कंपनी सेक्रेटरी कौन है। कंपनी सेक्रेटरी एक बड़े मुहज़्ज़िज़ पोजीशन है, ये बड़ा मुहज़्ज़ब किस्म का आदमी है, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मली ये वो है पीसी। और देखिए बिला तातुल फरामी हमें हो रही है। तो कंपनी सेक्रेटरी नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ये बड़ी अच्छी प्रिविलेज पोजीशन होती है, 8-8 लाख 10 लाख 12-12 15-15 लाख रुपए सैलरी वाली पोजीशन होती है। बेसिकली है क्या, एक कंपनी के तमाम मामलात को देखना, नोटिस कब जाना है, मीटिंग कब होनी है, एनुअल रिटर्न्स कब फाइल होनी है, जो जितनी भी हमारे कंपनी लॉ से रिलेटेड मामलात है ना, इनका निज़ाम, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो बंदा है, फिर मीटिंग्स के मिनट्स को मेंटेन करना, वो सारा चीज़ें, वो सब सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी बेसिकली ऑफिसर है, चेयरमैन इसे गाइड करता है कि ऐसे कर लो ये ऐसे कर लो। तो चेयरमैन तो हेड्स की तरफ से होता है, बड़ों की तरफ से, तो
तो जो सेक्रेटरी है ये एक बड़ा हैवी लेवल का एम्प्लॉय होता है जो कि बड़े ऑफिशियल काम कर रहा होता है। तो ये एक पर्सनल सेक्रेटरी की तरह से नहीं है कि जो आपके साथ खड़ा हुआ और नोट टेकिंग कर रहा है, आप उसे झाड़ भी रहे हैं, फिर वो आपकी अपॉइंटमेंट सुन रहा है, बता रहा है कि फलाना के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। ये कंपनी का सेक्रेटरी है, कंपनी नामी कॉर्पोरेट पर्सन का सेक्रेटरी, पब्लिक कंपनी में होना लाजमी। तो पब्लिक कंपनी के अंदर उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन दी। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, शायद कुछ और बताया हो। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव कंपनी सेक्रेटरी पोजेसिंग क्वालिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड। जब ये लाइन लिखनी थी तो डेफिनेशन क्यों दी, और जब डेफिनेशन दी तो लाइन क्यों लिखी है? ताकि बुक में वजन हो, ताकि बुक में वाकई वजन हो सके। यानी कि उन्होंने अभी हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ वाहिद बात जो उन्होंने बताई है, ही इज रिस्पांसिबल फॉर एडवाइजिंग बोर्ड ऑन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। ये जो कंपनी लॉ को फॉलो करना है वो, एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। ये बोर्ड को एडवाइस करता है, मतलब सजेशन देता है, बताता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और अल्टीमेटली ही इज द पर्सन जो रिस्पांसिबल होता है इन सारी चीजों को मेंटेन करना, और इसने इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होता है कि कंपनी का अगर नोटिस जा रहा है तो उसमें कोई कानूनी गलत काम तो नहीं हो रहा। कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस बना रही है तो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखी हैं, नहीं लिखी, क्या है, किस तरह से, वगैरह वगैरह। कुछ बात समझ आई? तो कहानी इतनी सी। आखिरी ऑफिसर, हमने कितने सारे ऑफिसर पढ़ लिए? चेयरमैन, शेयर रजिस्ट्रार, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा हमने, बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव, बाकी मजाक हुआ। सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। सोल किसे कहते हैं? अकेले। अगर आप में से कुछ लोग ऊपर बिजनेस लॉ की क्लास में थे तो वहां मैं भी यही बात कर रहा था कि मोनोपोली नहीं जनरेट होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक के पास ही बहुत ज्यादा पावर आ जाए। कंपनियों के मामलात होते हैं करोड़ों में, तो अगर ये कंपनियां अपने सारे मामलात के लिए एक सिंगल एजेंट को अपॉइंट कर लें तो वो एजेंट पाकिस्तान में अपने बिजनेस कम्युनिटी में सबसे तगड़ा हो जाएगा, अगर एक कंपनी के सारे मामलात को देख रहा होगा। तो कोई भी शख्स, अगर आप उसे सोल परचेज एजेंट बनाना चाहते हैं, सोल परचेज एजेंट का मतलब एक ऐसा शख्स जो आपकी कंपनी की सारी परचेजिंग वो अकेला शख्स करता हो। सोल सेल एजेंट का क्या मतलब होगा? कंपनी की सारी सेल एक ही बंदा करता हो। सोल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरे पाकिस्तान में अगर सिर्फ एक ही बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब है आपने पावर को किसी एक हाथ में दे दिया। और कंपनियों के चूंकि करोड़ों के मामला आते हैं तो इससे खदशा ये है कि वो बंदा अपनी फील्ड का किंग बन जाएगा और फिर कंपनी बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। कंपनी मुश्किल में आए ना आए, अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा, क्योंकि वो फिर बंदा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो उस पूरी मार्केट को खराब करना शुरू कर देगा। तो रूल क्या है? रूल ये है कि आप बगैर SECT से पूछे ऐसा नहीं कर सकते। पहला रूल ध्यान में रखना है, फिर मैं अगले रूल की तरफ आता हूँ। नो कंपनी, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे पाकिस्तान से बाहर की हो, विच इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान, वो कंपनी जो भले बाहर की है भले पाकिस्तान की है, जो पाकिस्तान में अगर बिजनेस कर रही है तो विदाउट अप्रूवल ऑफ SECP वो सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती। तो पहला ये रूल आपको याद हो गया। पाकिस्तान में सोल परचेज सेल एजेंट, क्योंकि खदशा है कि मोनोपोली ना बन जाए, और हो सकता है ना बने, तो इसलिए उन्होंने कह दिया हम मना नहीं कर रहे, हमें बता दो, हम सिचुएशन देखेंगे, अगर लगा नुकसान नहीं हम इजाजत दे देंगे। तो पाकिस्तान में सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट करने अगर किसी कंपनी ने, तो उसको किससे इजाजत लेनी है? SECP से, अगर बिजनेस पाकिस्तान में। अब बात करते हैं बाहर की कंपनी। बाहर की कंपनी जो बाहर भी बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। अगर बाहर की कंपनी बाहर अपना मेन बिजनेस कर रही है और छोटा मोटा पाकिस्तान में कर रही है, तो वो सोल परचेज सेल एजेंट अपॉइंट कर सकती है बगैर SECP से पूछे। अगर बाहर की कंपनी का मेन बिजनेस बाहर है और छोटा मोटा बिजनेस पाकिस्तान में है, तो वो कैसा कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी बाहर की और उसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान में हो, तो फिर उसको भी यही वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप मेरे से पूछे, मैं आपको पहले बता दूं, वर्ड मेजर को डिफाइन नहीं किया है। कितने परसेंट को मेजर पे? तो अब अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आप कहेंगे कि अगर ये बिजनेस जो बताया जा रहा है मेजर बिजनेस काउंट होता है तो फिर इजाजत लेनी पड़ेगी, और अगर मेजर काउंट नहीं होता तो नहीं। तो सिंपल दो कैटेगरी बन गई। पाकिस्तानी कंपनियां जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, इजाजत लेनी है। भले पाकिस्तान से बाहर की, अगर फुल फ्लेज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो आसान अल्फाज में जो सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उसने लाजमी इजाजत लेनी है। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट कर रही है उसमें क्या रूल है? इजाजत कब लेनी है? जब मेजर बिजनेस पाकिस्तान में हो तो इजाजत लेनी है, और जब मेजर बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है तो इजाजत नहीं। ये
इसकी हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग आउटसाइड पाकिस्तान आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ, इजाजत नहीं लेनी, लेकिन खुद ही को एकदम से डर लग गया। उन्होंने कहा अनलेस द मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सच कंपनी और पर्सन इज कंडक्टेड इन, अगर मेजर बिजनेस पाकिस्तान में फिर इजाजत लेनी है, अदरवाइज इजाजत नहीं। डन। तो ये हमारे सिलेबस का आखिरी ब्रैकेट था, ये बड़ा तारीखी ब्रैकेट, इतना था सिलेबस। तारीख क्या आज? 22 दिसंबर। जुर्म हो गया। और याद है वाइंडिंग अप कितना स्लो पढ़ा है? डायरेक्टर को स्लो आखिरी दिन थोड़ा हैवी था, लेकिन बाकी हमने बड़ा स्लो से पढ़ा है। अब दोबारा सिलेबस पे बात करते हैं। किताब के सबसे शुरू में जाएं और एक किताब मुझे दे दें। यहाँ से अब प्री वाले आजाद हैं, वो अपनी खुशी से बैठना चाहें तो वो बैठ सकते हैं। आप लोगों ने रोमन पेज नंबर 5 पे आना है। शुरू में प्रीफेस और इस तरह की रंगबाजियां दी हुई हैं, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट के आगे सिलेबस आउटलाइन ऑफ कंपनी लो लिखा हुआ है, कैप्शन है। सिलेबस आउटलाइन 15 से 20 नंबर की वेटेज है 3 चैप्टर्स की, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5। चैप्टर 1 था कंपनियां क्या होती हैं, कंपनियां कितनी किस्म की होती हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है, वगैरह वगैरह। चैप्टर 2 था कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, और चैप्टर 5 बहुत ही छोटू सा प्यारा सा शेयर कैपिटल था जो कि 2.5-3 सफे में खत्म हो गया। चैप्टर 1 और 2 आसान है, लेकिन लेंथ वाइज तकरीबन हमारे सिलेबस में दूसरे तीसरे बड़े वो है चैप्टर। सबसे बड़ा है हमारे सिलेबस में डायरेक्टर, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये वाले मीटिंग और वाइंडिंग अप, ये 3-4 हैं जो दरमियाने की डेफिनेशन में आते हैं। बाकी हमारे सारे चैप्टर एक दफा देख ही लेते हैं। शेयर कैपिटल गालिबन 3 सफे का है, मैंने धक्के से 3 सफे पे शुरू किया होगा, लिख लेते हैं। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। इधर से भी पता लग जाता है, इधर से हौसला होता है, ठीक है। असल में इधर से हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट से एक चीज नहीं समझ आती, क्योंकि मैंने चैप्टर के एंड पे ना पास पेपर भी दिए हुए होते हैं। तो चले मैं आपको ज़बानी बताता चला जाता हूँ। तो शेयर कैपिटल कोई 225 सफे का है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तीसरे सफे के ऊपर एक बस पैरा ही दिया हुआ था। तो ये आप 15 से 20 नंबर का पोर्शन, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ये 15 से 20 नंबर का पोर्शन देखा है तो फौरन से ग्रेड डी और ग्रेड ई देख लिया करें। ग्रेड डी चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स 4 या 3 से 3.5 है लगभग, और अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न ये है शायद कोई 6 सफे का, पता नहीं इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। अगर इसका आपको हौसला होता है नहीं अकाउंट्स ज्यादा है, 6 सफे आगे तक जाता है डायरेक्टर रिपोर्ट से। तो अकाउंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने देखा कि वो 3 सफे का या 4 सफे का है, ये 3 सफे का। ये भी देख लें जरा, चैप्टर 9 2 सफे का, सॉरी 2 सफे ये और 6 सफे वो, 8 सफे में 15 से 20 नंबर। और वाइंडिंग अप देखें तो वो शायद 7 सफे का होगा, यह 6 सफे का होगा। तो अगर आप ग्रेड के हिसाब से देखें तो सबसे मजेदार ग्रेड है ग्रेड डी और ई। ये 15 से 20 के 2 पोर्शन है, जिसमें मिला के तकरीबन कोई 15 सफे होंगे। 15 सफे में 40 नंबर का सिलेबस, 30 से 40 नंबर का सिलेबस 15 सफे में। जब भी याद करने बैठे, और मजे की बात है कि ये वो चैप्टर्स हैं जो मजे के भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही अजीब सी मुश्किल सी लॉजिक चल रही है या कुछ और इस तरह से करके। तो ये 2 ग्रेड सबसे पहले करने वाली हैं। जब आप तैयारी कंप्लीट कर चुके हो, जब पूरा पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले इन 2 ग्रेड्स को कवर करना चाहिए, इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। फिर जी ऊपर चलते हैं, चैप्टर 6 4 सफे का, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस 4 और 3 में डाउट है, 4 होगा, कोई पता नहीं 5 होगा।
चार सफे मॉर्गेज चार्जेस, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी 4 सफे। तो ये 3 चैप्टर हैं 4 सफे की और 20 से 25 नंबर की वेटेज। तो वो 2 पोर्शन करने के बाद आसान पोर्शन देखें तो पहला है 15 से 20 नंबर वाला, लेकिन उसमें करने वाली चीजें जरा ज्यादा है, और थोड़ी कम चीजों के साथ जो है 20 से 25 नंबर ज्यादा वेटेज ये सेकंड जोन में आता है। फिर आता है हमारा वाहियात पोर्शन 20 से 30 नंबर। अनफॉर्चुनेटली सिलेबस की सबसे बड़ी ग्रेड, इसमें एक चुन्नू मुन्नू सा चैप्टर है चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर, और एक बहुत ही हैवी चैप्टर है डायरेक्टर, और एक दरमियाना हैवी चैप्टर है। मीटिंग की खास बात ये है कि वो इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टर की बात ये है कि वो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ जगह इंटरेस्टिंग है लेकिन जब इतनी बड़ी पावर्स की लिस्ट नजर आती है तो इंटरेस्ट खत्म होता है। हमने एक दिन काउंट किया था कि किताब के 77 सफे में आपका पूरा सीलो मौजूद है, और इस अटेम्प्ट में उन्होंने सिलेबस को जब तोड़ा है तो उसके बाद इनसे बहुत छोटे टुकड़ों में टूट गए। तो शायद ये इतने सिलेबस के साथ पहली और आखिरी अटेम्प्ट हो, शायद मुझे बहुत ज्यादा चांसेस इसके लग रहे हैं कि आईजीएम जब सांस लेके सुकून से देखेगा तो उसे पता लगेगा उसने मोही मार दी है। बहुत बढ़िया, अल्लाह करे वो चाहते हो कि सिलेबस छोटा ही रहे, लेकिन दिस इज द गोल्डन टाइम। अभी नहीं निकला ना तो अगले सेशन में तो फिर भूल जाओ। ज्यादातर रट्टा बेस्ड है, 15 नंबर का एमसीक्यू आने हैं, लेकिन यही है कि छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इसकी याद रखने वाली होती हैं। तो आज प्री का सिलेबस जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। मेरी ख्वाहिश थी मैं मिड टर्म से पहले प्री का सिलेबस खत्म करूं, लेकिन अगेन वही बात है कि वो जब लगा कि उससे जुल्म हो जाएगा तो हमने वो जुल्म नहीं किया। जो पोस्ट में हजरात आए हैं उनका वाइंडिंग अप का जोन कवर हुआ है, और ग्रेड सी और ग्रेड ई कवर हुई है। आप लोगों के आने से पहले मैंने 3 ग्रेड्स करा दी थी, और आप लोगों के सामने ग्रेड सी और ग्रेड ई कवर हुई है। अगर आप लोग सारे ऐसे होते जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा हुआ होता या बिल्कुल बिगनर ना होते तो मैं हरगिज ग्रेड ए पे ना जाता पहले, लेकिन आपकी क्लास में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल बिगनर पहली दफा सी लॉ पढ़ रहे हैं। तो हम ग्रेड ए से अब कहानी इंशाल्लाह शुरू करेंगे, यानी कि कल हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उससे स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। हम एक दफा पहले ये ग्रेड खत्म करेंगे ग्रेड ए, फिर हम ग्रेड डी खत्म करेंगे, और फिर ग्रेड बी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा पैटर्न है। 31 जनवरी मेरे जहन में आखिरी दिन है मैक्सिमम। चैप्टर 8 हो गया। चैप्टर 8 हाँ, ये आप लोगों के सामने ही तो हुआ था। आप लगता है आते आते भी बहुत देर लगा दिया। ये तो मतलब पोस्ट ग्रेड की क्लास शुरू होने के बाद 1 हफ्ते तक चला था। ठीक है, तो अब मतलब एक तो बंदा पहली पोस्ट में आया और उसके बाद भी इतना लेट आए, तो ये आपका मिस हो गया। बहरहाल अगर आपको ये फिर भी देखना हो कहीं पे फ्री में, तो ये YouTube पे भी फ्री पड़ा हुआ है, कैफ का भी, और मेरा सीए फाइनल का भी YouTube पे फ्री पड़ा हुआ है। नहीं, YouTube पे नहीं फ्री पड़ा हुआ, वो नियर पे फ्री पड़ा हुआ है, यही चैप्टर फ्री, और YouTube पे कैफ वाला भी फ्री पड़ा हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लें तो 31 दिसंबर मैंने डेडलाइन रखी है। मैंने अपने साल पहले के जो आईकेप में रिवीजन क्लासेस हुई थी सी लॉ बी लॉ, उनमें से मैंने पहले सी लॉ को अपडेट करना है, उसमें 2 ये वाले चैप्टर्स ऐड करने हैं और उसको फुली अपडेट कर देना रिवीजन क्लासेस को, तो उधर से भी आपको हौसला हो जाएगा। सर वाइंडिंग अप दोबारा करेंगे? नहीं है सर, उस वक्त हमने जितनी तसल्ली से की है। आप कहाँ थे? आप कितना लेट आए हैं? 1 मिनट, हमने पहले मीटिंग खत्म किया, तो उससे अगले वीक में हमने वाइंडिंग अप का भी 1-2 बेसिक लेक्चर होंगे। आप कौन सी दिसंबर का है? सर 9-10 तारीख। नहीं, आप उससे पहले आए होंगे। नहीं सर, हमने 11 दिसंबर से तो छुट्टियां कर ली थी मिड टर्म के लिए, डायरेक्टर के लिए। हाँ, तो उस वक्त डायरेक्टर के आपने बंदूक लेक्चर लिया होगा। जी सर, तभी आए थे डायरेक्टर्स के थे। अच्छा, कितना मजा आया होगा, भाई आए होंगे बड़े जोश में, क्लास करनी है, इधर हम बात कर रहे होंगे, लो जी अब छुट्टियां हैं, तसल्ली से हम तैयारी करेंगे, करंट टेस्ट होगा, तो वो आप बड़ा अजीब सा फील कर रहे होंगे। सर मैं बीमार हो गया था इस वजह से। ठीक है, सेशन के सबसे एंड पे फरवरी में रिवीजन क्लासेस होंगे। 5 दिन में हम पूरे सी लॉ को तेजी से गो थ्रू करेंगे, लेकिन चूंकि आपकी क्लास थ्रू आउट फिजिकल रही है और आप लोगों को हमेशा इस चीज का गिला रहा है, तो वो ऑनलाइन होगा। हाँ नहीं सर, फिजिकली आए तो जो है वो क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे गायब रहते हैं। ये मैं तीसरी रिवीजन की बात कर रहा हूँ, दूसरी की नहीं, तीसरी। तो 2 दफा हमारा, एक दफा जो है ना वो इसमें, हाँ 3
3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमने एक दफा ही पढ़े, वो वाले जो दरमियान में हमारे कॉमन थे। वो नहीं होता वेन डायग्राम, जब आप 2 गोले बनाते हैं दरमियान में कॉमन वाला, तो ये 4 चैप्टर्स ऐसे जो हमने एक दफा पढ़े, लेकिन इन 4 चैप्टर्स में हमने कसर कोई नहीं छोड़ी। जो प्री से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें एहसास है कि मैंने कोई भी चैप्टर हफ्ता नहीं चलाया इस तरह से। वो शुरू वाले चले थे 1 2 तो सब बेस बन रही होती है, वरना 2 दिन गुजरते थे, तीसरे दिन चैप्टर खत्म हुआ होता था। तो इसलिए जो है वो इस पे हमने तसल्ली से वाइंडिंग अप पे भी बहुत टाइम लगाया। हालांकि आप में से अक्सर लोग उलझ रहे होते थे सर आगे चलें, लेकिन हमने फिर भी तसल्ली से टाइम लगाया, डायरेक्टर पे टाइम लगाया, अदर ऑफिसर गरीब को 2 दिन तसल्ली से अच्छी तरह से देखा डायरेक्टर के। तो 12 ये ग्रेड अब आपको समझ आई है। मेरे हिसाब से आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रेड डी और ई होना चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि आसानी के हिसाब से सोचें तो ग्रेड ए आसान है लेकिन लंबी है, ग्रेड बी छोटी है लेकिन मुश्किल है, ग्रेड बी थोड़ी टेक्निकल है। इसमें देखें मॉर्गेज एंड चार्जेस थोड़ा टेक्निकल है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में भी अजीब सी मुश्किल सी बातें हैं, प्रोस्पेक्टस भी थोड़ा सा टेक्निकल है। तो बी और ए में से अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं और कम डाटा को याद करना चाहते हैं तो ग्रेड बी आपको अच्छा लगेगी, और अगर आप जो है वो कहते हैं कि बस आसान हो चाहे लेंथी हो तो फिर ग्रेड ए। तो ग्रेड ए के चैप्टर्स थोड़े से बड़े हैं, ग्रेड बी के नहीं। डन? पेपर पैटर्न आपको पता है, बाकी सारी बातें इसका मतलब है फिर कल से हम चैप्टर नंबर 1 को दोबारा से आगाज करें। वीडियो से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब तक हम 7 के करीब वीडियोस इसमें से निकाल भी चुके हैं और उसको इतना कंप्रेस कर चुके हैं कि कॉलेज वालों के लिए एक्सेप्टेबल भी बन गई है। वरना ये होता है कि इसकी 1.25 GB 1.5 GB 2 GB टाइप की फाइल होती है, कॉलेज वाले 300-400 MB तक की फाइल अपलोड करते हैं। तो हम कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको 400 MB पर डे पे लाने में कामयाब हो चुके हुए हैं। लेकिन हम ऐसी एक जिम्मेदारी नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं कि पता लगे कि हम अपलोड करें और उसके बाद आप अगले दिन कॉलेज वालों से कहें मैं नहीं अगली इंस्टॉलमेंट दे रहा, आप लोगों ने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की। हमारी ये फिजिकल क्लास की कमिटमेंट थी, लेकिन आप लोगों के अचानक से गायब हो जाने पे मैं घबरा गया और मैंने फिर बीच में खुद ही इनसे रिक्वेस्ट की कि अब हम इसको क्लास में रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग हम लोग पहले मैं चाह रहा था मिडटर्म से पहले, लेकिन अगर उस वक्त दे देते तो आपको पता लग जाता है कि सर तो रिकॉर्डिंग दे दिया करेंगे तो फिर क्लास में आप नहीं आते। तो मैं सेशन के एंड से पहले जो है वो इस तरह की कमिटमेंट फिर सोच रहा हूँ नहीं करूँ। हाँ, अगर कॉलेज ने अचानक से किसी दिन हमें ऑनलाइन कर दिया गवर्नमेंट की वजह से किसी, तो ठीक है, फिर उसी दिन हम इनको जाके वीडियो सारी दे देंगे, हम कहेंगे जी आप एक ही दफा सारी की सारी अपलोड करना। अदरवाइज हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आप एंड तक फिजिकली आए, फिजिकल क्लास में 7 सवाल पूछें और बाद में वो सारी चीजों की वीडियो भी आप लोगों को मिल रही हो। तो ये बाय द एंड ऑफ सेशन हमने ये सारी वीडियोस आप लोगों तक प्रोवाइड करनी है। कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेटिव मसला हुआ तो भले हम YouTube पे एक प्राइवेट, YouTube पे आपको पता है प्राइवेट प्लेलिस्ट भी बन जाती है, जिनके पास लिंक हो सिर्फ वो से देख सकते हैं। तो हम चाहे उस तरह से सर्व करना पड़े हम करेंगे, लेकिन कॉलेज से बात हुई है और कॉलेज ने कहा कि हम इसको कैंपस एंड साइट पे डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी कैंपस एंड साइट पे डालने का मतलब है कि बस फिर मैं 2 रोज ही होंगी मेरे सामने बैठी हुई और बाकी लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। तो आपकी आदतें ना खराब हो जाएं, कम से कम आप क्लास में आते रहें, पढ़ते रहें और फिर हम आगे चलें। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि रिवीजन क्लासेस एंड पे वो फिर ऑनलाइन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो देख लेंगे कि उस वक्त उसका क्या मैकेनिज्म है। तो वो हम उस वक्त तीसरी दफा अगर किसी का चैप्टर अभी भी कोई रह गया तो उसको कवर होगा। प्री वाले स्टूडेंट्स, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्लास ना छोड़ता, मैं आता रहता क्लास में, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या मेरे जहन में पिछली वाली बातें याद हैं या नहीं। आपने भी मिड टर्म दिया, तैयारी की, तैयारी करते हुए आपको याद आया कि कुछ पुरानी बातें काफी ज्यादा भूल गई थी। तो अच्छी बात ये होगी कि आप बैठे हुए हों, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ऑब्वियसली प्री पे पेस बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही मीठा मीठा सा। पोस्ट में पेस थोड़ा सा तेज होता है, थोड़ा सा ही तेज होता है, ज्यादा तेज क्या होना बेचारे ने। तो इधर जब मैं टॉपिक करा रहा हूँगा तो आप साथ साथ देख सकेंगे। चैप्टर 1 के आप लोगों के 2-3 छोटे टॉपिक मिस हुए थे। जब आईकेएस की किताब का फाइनल वर्जन आया था तो उसमें 2-3 ऐसे सेक्शंस थे जो ड्राफ्ट में थे और इट वाज गिवन के वो निकाल दिए जाएंगे। उसमें सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है, सेक्शन 9 है। ये 3 सेक्शंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे चैप्टर 1 में। उसके अलावा हमारे सिलेबस में हमने सारी बातें डिस्कस की हैं। तो अगर आप आते रहेंगे तो आपको वो 2-3 जो टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप आते रहें और टेस्ट दोबारा से दें इन लोगों के साथ और देखेंगे कि आप उसमें अभी परफॉर्म करने की पोजीशन में हैं या नहीं। लॉ ऐसा है जितनी दफा ज्यादा रिवाइज करें उतना अच्छा है। ठीक, तो फिर इससे ये होगा कि आप जब दोबारा वो कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो आपके सवाल भी थोड़े से और निखर के आ जाएंगे और दूसरा आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा। तो ये सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है 9, 14, 15
है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस वक्त ड्राफ्ट पे बुक आई हुई थी, असल में हमने जब सेशन शुरू किया है हमारे पास तो आईकेएफ की किताब भी नहीं थी फाइनल, हमारे पास एक ड्राफ्ट किताब थी जो हम टीचर्स के पास आई हुई थी कमेंट्स के साथ आईकेएफ के कि ये चीजें हम सोच रहे हैं निकाल दें। तो उस वक्त ये 3 सेक्शन उन्होंने प्लान नहीं किए हुए थे, लेकिन जब फाइनल वर्जन किताब के सामने आया तो उसमें ये चीजें शामिल थी। मैंने किताब में ऑन सेफर साइड डाला और जैसी आईकेएफ की किताब फाइनली आ गई मैंने इसको प्रिंट में भी डाल दिया, लेकिन टिल दैट टाइम हम आगे जा चुके थे। पहले मैंने सोचा कि हम उस वक्त ये टॉपिक कर लें, फिर ख्याल आया कि आगे हमने एक दफा चैप्टर 1 दोबारा ओपन तो करना ही है, तो आप लोगों का चैप्टर 1 में 3 ऐसे सेक्शन हैं जो मिस हुए हैं, सेक्शन 9, 14 और 15। कौन कौन सी कंपनियों को रजिस्टर होना जरूरी है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने से नीचे कंपनी बंद हो जाती है, और आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सिंगल मेंबर कंपनी ने क्या बात बतानी है। ये 3 छोटी छोटी सी बातें हमारी रहती हैं पीछे से। एक और चीज भी पेंडिंग है, एक और चीज भी पेंडिंग है, स्टॉक एक्सचेंज की डिस्कशन, हाँ, जिसके लिए हमने एक रोमांचक से दिन का वो करना है। ठीक है, तो अब चूंकि पिछला वाला तो मामला खत्म हुआ, बीच में ऐसे दिन आए और गुजर भी गए, तो अभी पोस्ट वाले भी मौजूद हैं। किसी दिन जब हम बहुत वेले होंगे और हमें लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत अच्छा जा रहा है और आप कहेंगे सर आज जो है ना थोड़ी सी जरा और बातें हो जाए, तो स्टॉक एक्सचेंज पे बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, कैसे काम करती है। दूर दूर तक हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी ख्वाहिश है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज का पता होना चाहिए कि वो क्या है और कैसे काम करती है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर द पर्पस कि आप अगले दिन से अपने अब्बा जी को कहेंगे जी पैसे दो जरा, मैं जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ। डन? ठीक है जी, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को